Hi students, good morning everyone. Today we will be discuss on the topic people as a resource, क्लास 9 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इससे पहले सारे क्लास हो चुका है। तो देखिए आइए इसको पूरा डिटेल्स में हम लोग समझते हैं क्या है इस टॉपिक में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल एज ए रिसोर्स, ये टॉपिक का नेम है। आप यहाँ पे हम लोग रिसोर्स, पीपल को कैसे हम लोग रिसोर्स मानेंगे और क्यों एक ह्यूमन बींग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। पीपल एज ए रिसोर्स, रिसोर्स का तरह क्यों मानेंगे? पीपल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिसोर्स। आप ह्यूमन रिसोर्स कैसे हो? हम लोग सभी ह्यूमन बींग्स है ना, हम लोग सभी ह्यूमन बींग्स है। बाकी रिसोर्स तो है ही है, लेकिन ह्यूमन भी एक कैसे रिसोर्स में ही आते हैं और इम्पोर्टेंट रिसोर्स में आते हैं। तो देखिए आइए समझते हैं। Population when invested in through education, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर। यहाँ पे देखने का बात है एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्म इनटू ह्यूमन कैपिटल व्हिच कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी मच लाइक फिजिकल कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब एक ह्यूमन बींग्स के ऊपर हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, किस पर्पस में इन्वेस्ट करेंगे? एजुकेशनल पर्पस में इन्वेस्ट करेंगे, समझ में? ट्रेनिंग और हेल्थ केयर पे जब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। सच एज एक एग्जाम्पल, हम लोग सब ह्यूमन बींग्स है, तो अगर जिस ह्यूमन बींग्स के पास एजुकेशन रहेगा, नॉलेज गेन होगा, ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग मतलब स्किल है ना, कोई भी कोर्स करेगा, कोर्स करने के बाद अगर उसको स्किल होगा तभी वो कुछ काम कर पाएंगे। ये भी समझा देते हैं किस टाइप्स का। और हेल्थ केयर का मतलब उस ह्यूमन बींग्स का अगर हेल्थ ठीक रहेगा तभी वो ये सारे कर पाएंगे, एजुकेशन भी प्राप्त कर पाएंगे, ट्रेनिंग भी कर पाएंगे और काम भी कर पाएंगे, समझ में? अगर उसका हेल्थ ठीक नहीं रहा, अगर मान लीजिए कोई माल न्यूट्रिशन से ये है इफेक्टेड है, तो फिर उसको ये सब क्या होगा, उसको काम करने का एनर्जी नहीं मिलेगा, समझ में? तो अगर किसी का कंटिन्यूसली शरीर खराब होते रहता है तो वो भी ये सब काम में बैरियर क्रिएट हो सकता है, उसके वजह से, हेल्थ का इशू के वजह से, है ना। तो एक ह्यूमन बींग्स का ऊपर बोल रहा है इतना सारे इन्वेस्ट अगर कीजिएगा तो वो एक क्या फॉर्मेशन होगा? ह्यूमन कैपिटल में फॉर्मेशन होगा। किस में फॉर्मेशन होगा? ह्यूमन कैपिटल में फॉर्मेशन होगा, ह्यूमन कैपिटल में फॉर्मेशन होगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन समझ में आया? कोई ह्यूमन बींग्स के अंडर अगर हम लोग ये सब चीज़ इन्वेस्ट करते हैं तब जाके कुछ हम लोग को रिटर्न मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। सच एक एग्जांपल समझा दे रहे हैं। देखिए अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। एजुकेशन प्राप्त करने के बाद डिफरेंट कोर्स करेंगे, कोई डॉक्टरी लाइन पे जाएगा, कोई मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा, कोई डिफरेंट कोर्सेस करेंगे। तो डिफरेंट कोर्सेस करेंगे, इसका मतलब उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, स्किल होना पड़ेगा, समझ में आया? अगर मान लीजिए उसके पास मैकेनिकल इंजीनियर का सर्टिफिकेट है, उनको मैकेनिकल का प्रैक्टिकली कुछ स्किल नहीं है उनके पास, तो काम कर पाएंगे? तो कुछ ह्यूमन रिसोर्स का में नहीं आएगा, समझ में? तो उनको आना चाहिए, उनको स्किल होना चाहिए उस मैटर में। मान लीजिए आप ITI की हैं, तो ITI करने के बाद जो लोको पायलट बनना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत आपको पास स्किल नहीं रहेगा तो आप नहीं हो पाइएगा, तो इसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा।
तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये सब में इन्वेस्ट करेंगे तभी आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन पाएंगे, तभी आप कुछ पार्टिसिपेट कर पाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में, इंडियन नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में आपका कंट्रीब्यूट रहेगा, तब वो कुछ काम का होगा। समझ में? हेल्थ वाला तो समझा दिए, उसका पास हेल्थ ठीक रहना चाहिए, तो इसका मतलब हेल्थ में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ में? हेल्थ में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वही चीज़ बोल रहा है, अगर कोई फैमिली में मान लीजिए 10-20 जन है कोई फैमिली में, अगर 10-20 जन उस फैमिली में है और उस फैमिली का जो 10-20 जन मेंबर जो है उसके पास एजुकेटेड नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, कोई स्किल नहीं है और हेल्थ केयर में भी इफेक्टेड है, तो फिर क्या होगा? उन लोग ह्यूमन रिसोर्स, एज ए ह्यूमन रिसोर्स उन लोग क्या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। समझ में? रेदर देन जिनके पास, अगर मान लीजिए किसी फैमिली में 5 जन ही है, 5 मेंबर्स है, उनके पास एजुकेशन है, स्किल है, उसके बाद आपका हेल्थ केयर ठीक से है उन लोगों के पास, तो नॉलेज गेन कर लिया है, स्किल भी है, हेल्थ भी ठीक ठाक है, तो उन लोग क्या कर पाएंगे? कुछ सेक्टर में काम करेंगे, कुछ सेक्टर में काम करेंगे तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में डेवलप्ड कर पाएंगे। समझ में? तो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो यही चीज़ समझाया जा रहा, एक ह्यूमन रिसोर्स तभी बनेगा, एक ह्यूमन रिसोर्स तभी बनेगा जब उस ह्यूमन का अंदर ये सब चीज़ इन्वेस्ट किया जाएगा, एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया जाएगा, ट्रेनिंग पे, हेल्थ केयर पे, तब ट्रांसफॉर्म होगा इनटू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या चीज़ है? तो उसी को हम लोग बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी। टू द इकोनॉमी मतलब क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, जीएनपी। आप लोग इसमें लिखा भी हुआ है जीएनपी, है ना? तो जीएनपी और जीडीपी के बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसको पहले समझ लीजिए। व्हाई सो इम्पोर्टेंट? ये क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? एक ह्यूमन रिसोर्स को, एक ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों जरूरी है? एक ह्यूमन बींग्स का अंदर इतना इन्वेस्ट करने का क्यों ज़रूरत है? हम लोगों का पेरेंट्स अभी क्यों हम लोग को पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे तो नॉलेज गेन होगा, नॉलेज गेन होगा तो स्किल होगा, स्किल होगा, फिर स्किल होने के बाद हेल्थ में भी हम लोग को ध्यान देता है, हेल्थ में भी ध्यान देने के बाद जब हम लोग के पास स्किल सब कुछ हो जाएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं एंगेज हो जाएंगे कोई ना कोई काम पे, कोई डॉक्टरी लाइन पे जाएगा, कोई इंजीनियरिंग लाइन पे जाएगा, कोई एग्रीकल्चरल सेक्टर में चला जाएगा, तो डिफरेंट सेक्टर में काम करेंगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझ में? तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ ना? तो वही चीज़ देखो यहाँ पे, हाई इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंस क्यों है? देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? लीड्स टू हायर इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ में? हम लोग पढ़ लिख के क्या करेंगे? ये सब प्राप्त करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करके क्या होगा? हम लोग का हायर इनकम कुछ ना कुछ जॉब करने के लिए तो पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ ना कुछ जॉब करेंगे, तो ऑब्वियसली जहाँ पे हम लोग जॉब करेंगे तो हम लोग का हायर इनकम आएगा, इनकम ऑफ सोर्स बनेगा। जब इनकम ऑफ सोर्स बनेगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा, इंडियन नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो क्या वो जो जीडीपी जीएनपी में हम लोग लगेगा हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझ में? तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा क्यों इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट बोल रहा है लाइक स्पेंडिंग ऑन मशीन्स और लैंड, स्पेंडिंग ऑन पीपल गिव्स बेनिफिट्स। जैसा बोल रहा है हम लोग मशीन्स, लैंड ये सब में खर्चा करते हैं, लैंड, मशीन ये सब में खर्चा करते हैं, तो उसी टाइप्स का पीपल्स में भी हम लोग उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर एक लैंड खरीद लीजिएगा तो भी तो एक रिसोर्स है ना? तो वो रिसोर्स
एक मशीन खरीद लीजिएगा, वो भी तो एक रिसोर्स है। लेकिन वो सब को डेवलप करने के लिए और लैंड में हम लोग क्या फार्मिंग करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो वो सब करने के लिए किसका ज़रूरत पड़ेगा? ह्यूमन बींग्स का ज़रूरत पड़ेगा ना, मशीन्स का ज़रूरत पड़ेगा, ह्यूमन बींग्स का ज़रूरत पड़ेगा। एक आप जैसी भी मशीन खरीद लिए या कोई अच्छा कुछ भी मशीन्स खरीद लिए है ना, इंडस्ट्री का कोई मशीन खरीद लिए, तो वो सबको चलाने के लिए किनका ज़रूरत पड़ेगा? ह्यूमन बींग्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो ह्यूमन बींग्स के पास वो स्किल रहेगा तब ना वो मशीन चलाएगा। तो ह्यूमन बींग्स के पास वो स्किल लाने के लिए उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझाया जा रहा है। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ह्यूमन बींग्स अगर ठीक से ये नहीं कर पाया, स्किल नहीं हो पाया, तो रिसोर्स आपका रखा हुआ रहेगा। अब सपोज दैट एक चीज़ आपको पता है इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स है ना, बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, समझ में? आप पूरा ये कर लिए, सर्वे कर लिए, टेस्ट कर लिए, हाँ यहाँ पे नीचे अंडरग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स है। आप वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन करने के पास अगर आपके पास मशीन नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, आपके पास स्किल नहीं रहेगा उसको, तो फिर कैसे कीजिएगा, उसको कैसे निकालिएगा? तो फिर कुछ काम का नहीं हो गया, समझ में? तो ये सब करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल ग्रीन रिवोल्यूशन, अब जो 1960 ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ग्रीन रिवोल्यूशन कब हुआ था? 1960 ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आपका ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, व्हीट प्रोडक्शन में रैपिडली इंक्रीज हुआ था, है ना। रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? रिवोल्यूशन जो रैपिडली कोई भी चीज़ इंक्रीज हो जाता है तो उसी को रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो यहीं पे उस टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड व्हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। अब ये ग्रीन रिवोल्यूशन इसी को बोला जा रहा है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास नॉलेज आया, स्किल आया, तब जाकर डेवलप कर पाया। समझ में? किस टाइप्स में हाइब्रिड सीड्स यूज करना पड़ेगा, मशीनरी सिस्टम से कैसे किया जाएगा, कम टाइम में कम लेंथ पे कैसे हाई प्रोडक्शन किया जाएगा, ये सब चीज़ के बारे में उन लोग को पता चला, तो ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया। आईटी रिवोल्यूशन, आईटी सेक्टर में आईटी रिवोल्यूशन, जब सभी को ऑल ओवर इंडिया जब रैपिडली कंप्यूटर का यूज होने लगा, टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा, सॉफ्टवेयर का यूज होने लगा, तब क्या हो गया? आईटी सेक्टर में रिवोल्यूशन हो गया। तो सब के लिए भी तो नॉलेज स्किल चाहिए। समझ में? एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एजुकेशन में आपका देखिए एजुकेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंस है। आपके पास बहुत सारे मानी है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ एक दिन ना एक दिन आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है, चोरी भी हो सकता है। लेकिन आपके पास अगर फुलफिल नॉलेज रहेगा, स्किल रहेगा, तो आपको कोई नहीं छीन सकता है। समझ में? तो ये ह्यूमन रिसोर्स इसीलिए इम्पोर्टेंस माना जाता है और इसीलिए एजुकेशन पे ये ध्यान देना चाहिए हम लोगों का, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल हेल्प्स द होल सोसाइटी नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स। अगर मान लीजिए सपोज दैट हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ में, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो हम लोग क्या इंडिविजुअल पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं? जब पढ़ लिख के आप डॉक्टर बन जाएंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, क्या आप इंडिविजुअल पर्पस के लिए डॉक्टरी करेंगे? नहीं ना। तो आप देखो यहाँ पे हम लोग कुछ बनेंगे, मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर बन गया, कोई सिविल सर्वेंट बीडीओ ऑफिसर बन गया, एसडी ऑफिसर बन गया, तो हम लोग तो सिटीजनशिप के लिए काम करेंगे। डॉक्टर बनेंगे तो सभी के लिए काम करेंगे, सोसाइटी के लिए काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ यहाँ पे इस पॉइंट में समझाया जा रहा है, ह्यूमन बींग्स जो इतना सारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है तो इंडिविजुअली नहीं कर रहा है, वो इंडिविजुअली पर्पस के लिए नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग सोसाइटी को क्या करेंगे?
हेल्प करेंगे, सोसाइटी को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, होल सोसाइटी को, नॉट इंडिविजुअली। ये पॉइंट समझ में? कोई भी हम जैसे टीचिंग कर रहे हैं, हम जो करके आए हैं, ट्रेनिंग लेके आए हैं, स्किल एजुकेशन जो प्राप्त करके आए हैं, तो हम क्या अपना इंडिविजुअल पर्पस के लिए अभी यूटिलाइज कर रहे हैं? नहीं। समझ में? हम कहीं ना कहीं सर्विस दे रहे हैं, ये सर्विस सेक्टर टर्शियरी सेक्टर के अंडर में आता है। टीचिंग करना क्या टर्शियरी सेक्टर के अंडर में आता है, तो इसका मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में? तो आप लोग भी पढ़ लिख के कुछ ना कुछ तो बनेंगे, तो कहीं ना कहीं आप फोर्सेस लाइन पे भी जाइएगा, तो आप काम कीजिएगा कंट्री के लिए, है ना। तो ये चीज़ समझाया जा रहा है इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा, ओनली ह्यूमन्स कैन यूज लैंड एंड मशीन्स इफेक्टिवली। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है आपके पास लैंड है, मशीन्स है, सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी बहुत सब कुछ जो भी है, तो सभी को इफेक्टिव कौन करता है? ह्यूमन्स करता है। अगर ह्यूमन्स नहीं करेगा तो फिर कैसे वो सब चलेगा? एक मशीन चलेगा खुद से? कहीं ना कहीं ह्यूमन्स का वहाँ पे रोल प्ले होगा, भले कम ह्यूमन्स का वहाँ पे ज़रूरत पड़ा मशीन में, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ह्यूमन्स का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे, ह्यूमन बींग्स का। तो ह्यूमन बींग्स को जो जिनको ज़रूरत पड़ेगा उसको चलाने के लिए उसका पास स्किल होना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं स्किल होना चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए उसको चलाने के लिए। समझ में? ये चीज़ समझ में ना? तो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो बोल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ जीएनपी है ना, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्शन, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्शन। जीडीपी के जानते हैं? जीडीपी जीएनपी जानते हैं आप लोग? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। तो आइए हम लोग इसको, आप लोग का सिलेबस में जीएनपी के बारे में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, तो हम लोग दोनों डिफरेंस समझते हैं, जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं अभी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्लियर हुआ? चलिए ठीक। आप देखिए जीडीपी और जीएनपी क्या होता है, इसको क्लीन कर देते हैं। क्या जीडीपी और जीएनपी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको हम लोग एग्जाम्पल बेस में हम लोग सिंपल तरीके से इसको समझाते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हुआ? आप देखिए इंडिया में एग्जाम्पल बेस लेते हैं, हम लोगों का कंट्री में एक इंडिया का अंदर इंडियन कंपनी, एक एग्जाम्पल लेते हैं टाटा कंपनी। टाटा कंपनी क्या है? इंडिया का कंपनी है ना। टाटा कंपनी क्या है? इंडिया का कंपनी है। यहाँ मान लीजिए ये प्रोडक्शन किया, देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये जो जीडीपी में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, ये आपको प्रोडक्शन प्लस सर्विस दोनों चीज़ को लिया जाता है। समझ में? प्रोडक्शन प्लस सर्विस, जो हम टीचिंग करा रहे हैं ये सर्विस हो गया, जो सैलून में काम कर रहा है वो क्या हो गया? सर्विस दे रहे हैं। समझ में? और जो प्रोडक्शन करता है वो प्रोडक्शन हो गया, जो कोई भी इंडस्ट्री से प्रोडक्शन करता है वो प्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। समझ में? उसके बाद इसका कैलकुलेट किया जाता है। तो टाटा कंपनी मान लीजिए 1000 रुपीज़ ये इनका ये हुआ ना, प्रोडक्शन हुआ। समझ में? अब यही चीज़ बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब कंट्री का आउटसाइड ऑफ द कंट्री, अदर्स कंट्री से आके यहाँ पे सेटअप किया, जैसा मोबाइल सॉफ्टवेयर का
बहुत सारे कंपनी यहाँ पे सेटअप किया है इंडिया में। सैमसंग कंपनी, एलजी कंपनी और टेस्ला न क्या क्या है, ये सारे कंपनी कहाँ का आउटसाइडर है। तो उन लोग हम लोग इंडिया में सेटअप किया, तो इंडिया में सेटअप किया तो उन लोगों का भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा, समझ में। उन लोग भी जो प्रोडक्शन करेंगे वो भी ऐड किया जाएगा। मान लीजिए कोई भी एलजी या सैमसंग कंपनी है ना, इनका मान लीजिए यहाँ पे हो गया 500, एग्जाम्पल बेस इसको समझा रहे हैं ना, एग्जाम्पल बेस। तो कितना हो गया, कितना हो गया 1500, समझ में। यही चीज़ हम लोग का इंडिया का बहुत सारे इंजीनियर यूएसए में काम करते हैं, सऊदी अरब में काम करते हैं, डिफरेंट सेक्टर में काम करते हैं, समझ में, डिफरेंट सेक्टर में काम करते हैं। तो इंडियन एक कोई भी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, एक्स वाई है ना, एक्स वाई जेड, कोई भी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं हम लोग, वाई ले लेते हैं ना, वाई ले लेते हैं। ये व्यक्ति आउटसाइड ऑफ द कंट्री काम कर रहा है, मान लीजिए यूएसए में काम कर रहा है, यूएसए में काम कर रहा है, ये व्यक्ति यूएसए में काम कर रहा है। ये सर्विस देके जो भी काम करते हैं, सर्विस देके इनका सैलरी 1000 है, समझ में, 1000 यहाँ पे आया, 1000 आया। तो ये देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे ऐड नहीं होगा, समझ में। जीडीपी में यही प्रॉब्लम है, इसका यहाँ ऐड नहीं होगा। जब वो दूसरा कंट्री में काम कर रहा है, हम लोग जानते हैं इसका पैसा यहीं आएगा, हम लोगों का कंट्री में ही आएगा, लेकिन इसको जीडीपी में ऐड नहीं किया जाता है, समझ में। जीडीपी में किसको ऐड किया जाता है, हम लोग का जो अपना जो कंपनी है, ये इसका प्रोडक्शन एंड सर्विस को ऐड किया जाता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना प्रोडक्शन हुआ, और जो आउटसाइडर कंपनी का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको ऐड किया जाता है। ये क्लियर हुआ। अब देखो जीएनपी में क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें देखिए, इसमें आपको इसमें एक ये है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, हाँ इसको x मान लेते हैं ना, x मान लेते हैं। जीडीपी हम लोग का कितना है, जीडीपी कितना है, टोटल कितना निकला इस कंट्री का 1500 प्लस हम लोग का जो ये है एक्स, जो बाहर हम लोग का कंट्री से बाहर काम कर रहा है, समझ में, उसका यहाँ पे ऐड होगा, समझ में ना, उसका इनकम यहाँ पे ऐड होगा 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, और माइनस कौन चला जाएगा, माइनस ये कंपनी का, ये कंपनी कभी भी उठा के ले जा सकता है, समझ में, जितना दिन है। तो जीएनपी में इसको कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, समझ में। जीएनपी में किसको माइनस कर दिया जाएगा, ये जो अदर्स कंपनी जो हम लोग का यहाँ सेटअप करके प्रोडक्शन करा उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो इसका कितना था 500। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, जितना होगा ये हो गया आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो दोनों चीज़ में यही डिफरेंस है। यहाँ पे जीडीपी में इसको जो आउटसाइडर में हम लोग का काम कर रहा, जो ये कर रहा सर्विस देके जो भी इनकम हो रहा उसको ऐड नहीं किया जाता है, और ये अदर्स कंपनी जो सेटअप करके बैठा है उसको यहाँ पे ऐड किया जाता है। बट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जीडीपी जो हम लोग का बना, जीडीपी कितना बना 1500 है ना, 1500 प्लस जो कंपनी जो आउटसाइडर गया था काम करने, एक्स व्यक्ति, उसका यहाँ पे ऐड होगा और माइनस चला जाएगा इसको। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग जब जीडीपी निकालते हैं ना, जीडीपी निकालते हैं तो इस टाइप्स का निकालते हैं। तो जिस कंट्री का जीडीपी जितना अच्छा रहता है उस कंट्री उतना स्ट्रॉन्ग बनता है, समझ में, उतना स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन एक चीज़ हुआ यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे हम लोग का जब अगर ऐड होता, क्योंकि ये पैसा तो हम लोग का कंट्री में आ रहा,
तो अच्छा रहता हो, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं होता है। तो यही चीज़ दोनों में इस टाइप्स का कैलकुलेशन होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिस कंट्री में इंक्रीज दिखने को मिलता है, हाई दिखने को मिलता है, तो दोनों चीज़ यहाँ दोनों चीज़ सिग्निफिकेंट क्या करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, यहीं से इंडिकेट किया जाता है। समझ में ना, यहीं से पता चलता है ये कंट्री किस ग्रोथ में डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम लोग का अभी रिसेंट अगर देखा जाए तो 2002 ऑन द बेसिस ऑफ 2025 के डेटा का अनुसार हम लोग का इंडिया का जीडीपी 4.19 ट्रिलियन है और 4th पोजीशन में, समझ में, 4th पोजीशन में। फर्स्ट पोजीशन में अभी यूएसए आया है, 2nd पोजीशन में चाइना, 3rd पोजीशन में जर्मनी और 4th पोजीशन में इंडिया, 5th पोजीशन में जापान। समझ में, पहले जापान था लेकिन जापान को ये कर दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हम लोग जो इतना पढ़ें, जापान में देखिएगा पॉपुलेशन भी ज़्यादा है जापान में, लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट रोल प्ले करते हैं उन लोग के पास ऐसा नहीं है, उन लोग जितना पॉपुलेशन है उतना उन लोग स्किल है, एजुकेशन है, सब कुछ है, तो इसीलिए जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और वो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है और ट्रेनिंग नहीं है, डिफरेंट टाइप का हेल्थ इशू है, तो फिर वो लाइबिलिटी बन जाते हैं, उस कंट्री के लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं। और जिस कंट्री में पॉपुलेशन रहते हुए भी उसका पास नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग, हेल्थ डेवलपमेंट रहेगा तो एसेट बन जाते हैं, एसेट उस कंट्री के लिए एसेट बन जाते हैं। समझ में, तो एसेट लायबिलिटी यही हो गया। एसेट्स मतलब आपको कुछ हेल्प मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, आपको पढ़ लिख के आप पेरेंट्स को कुछ दीजिएगा तो पेरेंट्स का एसेट बन जाएंगे। अगर पढ़ लिख के आप कुछ नहीं बन पाएंगे, आपके पास बोल्डनेस नहीं रहेगा कुछ करने का, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, तो देश के लिए भी लायबिलिटी बन जाएंगे और अपना सोसाइटी के लिए भी लायबिलिटी बन जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उसके बेसिस से हम लोगों को कुछ ना कुछ कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कोई ना कोई सेक्टर में हम लोग को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो एक केस स्टडी है शकल और विलास का, ये इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? आज आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।